हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित सिंह एरिस आप सभी को आज एक ऐसे चैप्टर के कीवर्ड्स प्रोवाइड करने जा रहा हूं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये हर तरीके से इम्पॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का ये जो कीवर्ड्स है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है और इससे पहले हमने कुछ चैप्टर्स के दिए हैं और ये चीज़ों को कंटिन्यू करते जा रहे हैं। तो आज का जो चैप्टर हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस, ये चैप्टर्स हमारे पास है और इसके पूरे के पूरे कीवर्ड्स को आज पूरा फिनिश करेंगे, यानी एक चैप्टर पूरा खत्म होगा। सो दोस्तों, शुरुआत करते हैं, ज़्यादा विलंब नहीं करते, तो चलिए करते हैं आगाज़। हमें जो करना है आज तो चीज़ें हमारे पास आता है सर जी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है सरकार? अगर बात करते हैं तो दो वर्ड से बना होता है, बायो प्लस टेक्नोलॉजी। बायो का मतलब होता है सर जी लाइफ और टेक्नोलॉजी का मतलब हमारे पास इंजीनियरिंग। कहीं ना कहीं कुछ खुरापाती किया हुआ है, राइट। यानी कि हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजी की मदद से, कुछ टेक्निक्स की मदद से हमारे पास अगर हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ चेंजेस करने की वजह से अगर हमारे पास ह्यूमन वेलफेयर के लिए कुछ ऐसी चीज़ें, प्रोडक्ट या प्रोसेस तैयार कर देते हैं जिससे उनका वेलफेयर हो सके, तो दैट प्रोसेस इज सेड टू बी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक बड़ा ब्रांच हो जाता है जब आप अगले क्लासेस की तरफ जब जाइएगा, जब आगे की तरफ जाइएगा तो हमारे पास ये पता चल जाएगा कि आपका बायोटेक्नोलॉजी एक कितना बड़ा चैप्टर है, कितना बड़ा एक सिलेबस बन जाता है, राइट। तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है एक ऐसा तरीका जिससे हमारे पास अपने बॉडी के किसी भी चीज़ों में अगर चेंजेस करके हम उससे एक नया मॉडिफाइड प्रोडक्ट बना दे, दैट इज व्हाट वी से बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड हमारे पास बात करते हैं सर, दूसरा वर्ड हमारे पास है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है, जेनेटिक दो वर्ड से बना हुआ सर। जेनेटिक का मतलब होता है जीन्स, जेनेटिक वर्ड आया है जीन्स से, और इंजीनियरिंग का मतलब होता है मैनिपुलेशन, राइट। तो अगर हमारे पास मैनिपुलेशन की, अगर जीन्स में कुछ मैनिपुलेशन करके हम कुछ न्यू प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस को तैयार करते हैं, दैट इज व्हाट वी से जेनेटिक इंजीनियरिंग। यानी बायोटेक्नोलॉजी के ये पार्ट है। बायोटेक्नोलॉजी के दो पार्ट्स होते हैं हमारे पास, दो भाग में बांटा गया है, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा हमारे पास बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमारे पास क्या करते हैं, जीन्स में हमारे पास चेंजेस, चाहे हमारे पास प्लांट्स की बात करें या फिर एनिमल्स की बात करें या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें, अगर उसके हमारे पास जीन्स में किसी भी तरह से चेंजेस करके और उसमें हमारे पास एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं जो ह्यूमन के लिए काफी वेलफेयर के लिए, हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए काफी ज्यादा लाभदायक हो, तो दैट इज व्हाट वी से द प्रोसेस इज सेड टू बी दिस, दैट ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज सेड टू बी आपका ये जेनेटिक इंजीनियरिंग। और सर सवाल आता है कि सर जी जेनेटिक इंजीनियरिंग के बाद हमारे पास जो दूसरा वर्ड हमारे पास बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ, राइट। यानी कि हम यहाँ पे जो भी चीजें प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ प्रोसेसेस की जरूरत होती है, उसको प्रोसेसिंग करने की जरूरत होती है। कहने का तात्पर्य ये समझने की कोशिश करिए, एक सबस्टांस हमने बनाना शुरू किया, तो जब आचार लगाना शुरू किया, अचार अगर बात करते हैं तो अचार लगाना शुरू किया तो हम लोग पहले आम को काटते हैं, काटने के बाद हमारे पास उसका प्रोसेसिंग करते हैं। तो ये ध्यान रखते हैं कि जब तक वो आम का अचार रेडी नहीं हो जाता है, वो रेडी होने तक में उसमें कोई भी माइक्रोब्स, कोई भी जर्म्स कोई अटैक ना करे जिसकी वजह से वो हमारे पास खाने लायक ही ना रहे। तो यहाँ पे हमारे पास जो मेंटेनेंस करते हैं ना, हमारे पास जो आम के काटने से लेकर के और आम के अचार बनने तक में, तो ये जो मेंटेनेंस है ना, ये मेंटेनेंस भी एक हिस्सा है हमारे पास उस अचार को बनाने का, एक प्रोसेस के पार्ट है। ठीक उस तरह से हमारे पास नया प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो हम जीन्स में मैनिपुलेशन कर रहे हैं, तो मैनिपुलेशन कराते वक्त क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, किस किस कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना, दैट इज व्हाट इज मेंटेनेंस। एंड दिस इंजीनियरिंग इज सेड टू बी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी कि हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है चीज़ें, हम अगर एक मैनिपुलेशन जीन्स में मैनिपुलेशन कर रहे हैं तो जीन्स में मैनिपुलेशन, जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है? डीएनए में। तो डीएनए हमारे पास, अगर मान लीजिए हमारे बॉडी का हमारे पास एक अलग तरह का जीन्स है, हमारे पास डीएनए अलग चीज़ है, दूसरे में अलग चीज़ है, और हम चाहते हैं कि दोनों का एक मिक्सअप प्रोडक्ट है, तो इसका भी कुछ हिस्सा डीएनए का लेके जाएंगे और इसका भी कुछ हिस्सा लेके आएंगे और दोनों को जाके मैसअप करेंगे, तो जो एक नया स्ट्रक्चर आएगा, जो एक नया डीएनए बनेगा, दैट डीएनए इज सेड टू बी रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हिंदी में बोलते हैं पुनर्योजन डीएनए। तो ये हमारे पास एक नया प्रोडक्ट बन जाता है यहाँ पे, और इसमें हमारे पास दोनों के प्रॉपर्टीज होंगे, मेरा भी और जिससे हमने लिया दूसरा उसका भी, यानी कि दोनों का हमारे पास एकदम क्या बोल सकते हैं, कंपोजिट प्रोडक्ट बनेगा, दैट डीएनए इज सेड टू बी रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जीन क्लोनिंग, अब सर जी जो हमारे पास चीजें लिया, मान लो हमारे पास अगर एक नया प्रोडक्ट बनाना है तो ए बंदे से हमने जीन्स लिया, तो ये जीन्स को हम क्या करते हैं सर जी, हम इसका क्या करते हैं, बहुत सारे नंबर्स में हम क्लोनिंग करा देते हैं। क्लोनिंग करा देते कहने का मतलब उसका बहुत सारा कॉपीज बना लेते हैं। बहुत सारे कॉपीज बनाने का फायदा क्या है कि मान लो इसके पास बहुत सारा अच्छा जीन्स है, तो ये बार बार इससे हम मांगेंगे नहीं ना भाई मेरे, हमें ज़्यादा प्रोडक्ट्स प्रोसेस करना है। मान लो कि खुदा न खास्ते रिक्वायरमेंट उधर से भी आ गई कि भाई यही वाला जीन्स वाला हमारे पास चीज़ें चाहिए, फिर से इधर से आ गई कि भाई नहीं यही वाला चीज़ चाहिए, फिर से इधर से आई, तो मैं इससे बोलूँगा कि भाई तू दे दो, बार जीन्स उसमें से बॉडी से तो निकालेंगे नहीं ना वो, तो कहीं ना कहीं हमारे पास क्या करते हैं, एक छोटे से हिस्सा को निकाल करके हम उसका क्या करते हैं, क्लोनिंग करा देते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज सेड टू बी जीन क्लोनिंग। राइट। तो जीन क्लोनिंग आपको समझ में आ रहा होगा। अब इससे क्या होगा हमारे पास सर जी, जब जीन्स हमारे पास यहाँ से जब लेके जाएंगे
यहाँ से जब जीन्स हम लेके जाएंगे तो यहाँ से हम क्या करें, जीन्स को ट्रांसफर करते हैं। जीन को ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास किसी सब्सटेंसेस की जरूरत होती है। तो ये प्रोसेस हमारे पास यहाँ से लेके जाना, इसको क्या बोलते हैं सर, जीन ट्रांसफर। और जीन ट्रांसफर के एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या करेंगे, यहाँ पे जीन क्लोनिंग कराएंगे। क्लोनिंग हमारे पास किसी वेक्टर्स में हमारे पास कराएंगे और वहाँ से हमारे पास अलग अलग जगहों पे लेके जाएंगे। यानी कि जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफर आपको समझ में आ रहा होगा। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, किसी भी कार्य को करने के लिए एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है जहाँ से वो शुरुआत हो सके। हर जगह से शुरुआत नहीं हो सकता है। तो जिस पॉइंट से चीज़ें रेप्लिकेट करना, रेप्लिकेशन का मतलब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास उसका प्रतिकृतिकरण। तो प्रतिकृतिकरण कहने का मतलब हमारे पास वो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बन रही है, यानी हमारे पास उसका रेप्लिकेशन करना है, यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन करना या फिर जीन्स का रेप्लिकेशन करना। तो ये हमारे पास क्या है, उसको कहाँ से स्टार्ट करेगा, उस साइट को जहाँ से वो ओरिजिनेट करता है उसको बोलते हैं हमारे पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यानी कि द साइट फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन गेट्स स्टार्टेड इज सेड टू बी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्लोनिंग आपको मैंने समझा दिया हुआ है। अब प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड हमारे पास एक बैक्टीरिया है सर जी। प्लाज्मिड हमारे पास क्या, प्लाज्मिड हमारे पास बैक्टीरिया का जो है ना सर, हमारे पास डीएनए है, राइट, सर्कुलर डीएनए होता है। प्लाज्मिड इज अ सर्कुलर डीएनए दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द बैक्टीरिया। अब ये चीज़ क्या होता है, हमारे पास प्लाज्मिड एक वेक्टर के रूप में कार्य करता है, जो चीज़ों को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। आपको एक और देखो, प्लाज्मिड हमारे पास, प्लाज्मिड को हम लोग क्या बोलते हैं सर, वेक्टर के रूप में बोलते हैं। यानी कि हमारे पास जैसे गाड़ी होती है ना, जैसे गाड़ी होती है हमारे पास, तो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को कैरी करके लेके जाती है। जैसे हमारे पास स्कूल बस, आपका स्कूल बस क्या करता है सर, आपको उठाता है, आपके घर से उठाता है, गंतव्य स्थान तक लेके चला जाता है। तो ये हमारे पास गाड़ी क्या है, एक वेक्टर है, राइट। तो गाड़ी इज अ प्लाज्मिड एंड गाड़ी हमारे पास क्या है, प्लाज्मिड है। और प्लाज्मिड क्या है, ये हमारे पास गाड़ी क्या है, वेक्टर है, यानी कि हमारे पास यातायात के साधन है। तो इन द सेम वे हमारे पास प्लाज्मिड उस गाड़ी का नाम है, यानी प्लाज्मिड इस गाड़ी का नाम है जो इन चीज़ों को लेके जाता है, ट्रांसफर करता है। अब आ गया हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है हमारे पास सर जी, यहाँ पे एंजाइम्स बहुत तरह के होते हैं। हमारे पास क्लीविंग एंजाइम्स, यानी कि क्लीविंग एंजाइम्स वो एंजाइम्स जो हमारे पास किसी चीज़ों को काटने का कार्य करता है, राइट, क्लीविंग एंजाइम, राइट। दूसरी हमारे पास आपका ज्वाइनिंग एंजाइम, हमारे पास जोड़ने का एंजाइम, जैसे लाइगेज, रेस्ट्रिक्शन, ये हमारे पास डीएनए लाइगेज की बात करते हैं। तो लाइगेज क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। इसमें पढ़ा होगा, आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से आपको पता होगा ये चीज़ें क्या क्या होती है जो मैं बोल रहा हूँ, आपको नया चीज़ नहीं लगेगी। तो हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वो एंजाइम्स हो जो हमारे पास चीज़ों को चेक करता है और वहाँ से वो स्पेसिफिक पॉइंट को खोजता है। अब स्पेसिफिक वो एंजाइम्स हमारे पास क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। और ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का मतलब ही होता है प्रतिबंधन, हमारे पास जो चीज़ों को रोक लेता है वहीं पे, वहाँ से आगे बढ़ने नहीं देगा इधर उधर, यानी कि एक पॉइंट पे जाके अटैक हो जाएगा और वहीं से जाके चीज़ों को काटेगा। तो इस एंजाइम को क्या बोलते हैं हम लोग, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम क्या है हमारे पास सर जी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। मैंने बोला पहले आपको, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारे पास बहुत तरह के होते हैं। एक इंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इंडोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, राइट। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है एक्सोन्यूक्लियस और इंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है सर जी, अगर हमारे पास ये डीएनए का सीक्वेंस है, ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम है, तो सिंपल सी बात है हमारे पास, समझ लीजिए कि इधर किनारे से काटेगा। एक्सोन्यूक्लियस हमारे पास क्या करेगा सर, किनारे से काट देगा, राइट। यानी कि टर्मिनल पॉइंट से कोई अगर हमारे पास डीएनए के पार्ट को काट लेता है तो दैट इज इसका किसका काम है, एक्सोन्यूक्लियस। इंडोन्यूक्लियस हमारे पास बीच में से कहीं से काट देगा, राइट, बीच में से हमारे पास काट लेगा। और एक चीज़ और, हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है सर, उसमें हमारे पास बीच में से तो काटेगा तो, लेकिन एक चीज़ जानते हैं क्या करेगा ये इसका काम, खास बात है कि ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को चेक करता है, यानी कि पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को चेक करता है। पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होता है कि एक ऐसा सीक्वेंस, डीएनए पर एक ऐसा सीक्वेंस जिसको हमारे पास लेफ्ट से या फिर राइट से देखा जाए तो वो हमारे पास वहाँ से जब रीड किया जाए, वहाँ सेंटर को लेकर के हमारे पास रीड किया जाए तो इधर भी वही चीज़ें है और इधर भी वैसे ही वही है। यानी 5 प्राइम टू 3 प्राइम भी पढ़े तो भी वही चीज़ है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम पढ़े तो भी वही चाहिए। तो वो हमारे पास सीक्वेंस जो होता है ना, हमारे पास पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। रिकॉग्निशन साइट सर जी, ये जो हमारे पास काटने वाली जो एंजाइम है, ये हमारे पास जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये क्या है, ये सीजर है। ये क्या हमारे पास है, मॉलिक्यूलर सीजर है। ये सारे के सारे क्या मॉलिक्यूलर सीजर है। ये न्यूक्लियस का एक पार्ट है, न्यूक्लियस एक बड़ा ग्रुप है और उसका हमारे पास ये पार्ट है। अब हमारे पास बात करते हैं कि जेल हमारे पास क्या होता है, हाँ चलो,
ये रिकॉग्निशन साइट क्या है? रिकॉग्निशन साइट यानी कि हमारे पास मैंने बोला ना आपको कि ये आइडेंटिफाई करता है कि स्पेसिफिक पॉइंट को स्पेसिफाई करता है, तो दैट साइट इज सेड टू बी रिकॉग्निशन साइट, दैट साइट इज सेड टू बी रिकॉग्निशन साइट। और उस सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड्स के उस सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं हमारे पास सर जी? रेस्ट्रिक्शन, हमारे पास रिकॉग्निशन सीक्वेंस, यानी कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हमारे पास क्या है? कि रिकॉग्निशन सीक्वेंस है जहां से हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमारे पास क्या करता है? क्लीव करता है उस डीएनए को, राइट? ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग क्या करते हैं? वहां पे क्लीव कर देता है, राइट? दूसरी चीज हमारे पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब सर जी हमारे पास जो डीएनए हमने सेलेक्ट किया, वो चीज़ें हमारे पास क्या करेंगे? उसको हम एक मशीन हमारे पास होता है, उस मशीन पे हमारे इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं, और उसमें हमारे पास एक जेल का इस्तेमाल होता है। और जेल हमारे पास क्या बोलते हैं सर? वो सीविड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सबसे जब बेस्ट हमारे पास जेल इस्तेमाल होता है वो अगेरोस जेल इस्तेमाल होता है। कौन सा जेल होता है सर जी? एगेरोस जेल। एगेरोस जेल हमारे पास सीविड्स यानी कि समुद्री घास से एक्सट्रैक्ट किया गया हुआ है, और ये एगेरोस जेल से हमारे पास ये जो जेल है हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस के मशीन में यूज इस्तेमाल होता है, और यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस होती है। यहाँ पे क्या करता है? डीएनए के फ्रैगमेंट्स को उसके साइज के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या करता है? डिवाइड कर देता है, सेपरेट कर देता है। इसमें हमारे पास क्या होता है? 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड और एनोड। और एज वी नो हमारे पास जो है ना डीएनए होता है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है, राइट? तो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, तो हमारे पास जितना बड़े बड़े पार्टिकल्स होगा वो नजदीक रहते हैं, और जितना बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जितना छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो दूर की तरफ भागते रहते हैं। द स्मॉलर द फार्दर और द लॉन्गर द क्लोजर। तो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स डीएनए के होते हैं वो नजदीक में रह जाते हैं, और छोटे छोटे हमारे पास किधर चले जाते हैं भाई? वो दूर की तरफ चले जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस पर्सन की पूरा बता रहा हूँ। अब इसमें क्या होता है? हमारे पास आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, अब ये पता नहीं चल पाता सामने से कि वो चीज़ें उस पर हमारे पास डीएनए के फ्रैगमेंट्स है। तो हमारे पास क्या करते हैं सर? उस पर एक खास तरह का हमारे पास केमिकल्स डाला जाता है, इथिडियम ब्रोमाइड। वहाँ पे हम क्या डालते हैं सर? ETBr, इथिडियम ब्रोमाइड। और ETBr जैसे उस पर डालते हैं और यूवी रेज हमारे पास उसको ये फोकस करते हैं सर, तो हमारे पास क्या होता है कि वहाँ पे ये ब्राइट ऑरेंज कलर का स्ट्रिप दिखने लगता है, और वहाँ से हमारे पास इजीली हम देख पाते हैं कि कौन सा डीएनए का ये फ्रैगमेंट कहाँ पे है। हम उसको क्या करते हैं? वहाँ से काट करके जेल से काट करके और निकाल लेते हैं। यानी कि जेल के बिना हम उसमें डीएनए को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, जेल के बिना डीएनए को सेपरेट नहीं कर सकते थे। तो हमारे पास यहाँ पे समझ में आ गई सेलेक्टिवल मार्कर। ये वो पॉइंट हमारे पास है, ये वो चीज़ है जो सेलेक्ट करता है चीज़ों को। सेलेक्टिवल मार्कर यानी कि कहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होगा, ये तो हमारे पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहाँ से हो रहा है ये चीज़ है, लेकिन वो उस पॉइंट पे जाके हम सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। ये उसके लिए हमारे पास एक आइडेंटिफाई होना चाहिए। अगर आप PBR 322 में पढ़ा होगा तो हमारे पास 2 सेलेक्टिवल मार्कर थे, MPR और आपका ये TTR, यानी कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स और हमारे पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स। यानी कि ये 2 हमारे पास सेलेक्टेबल मार्कर्स है, जहाँ पे हम अगर इंट्रोड्यूस करें तो वहाँ से चीज़ें सही तरीके से हो सकती है, लेकिन वहाँ के अलावा अगर कहीं पे भी डाल दे तो हमारे पास वहाँ से हमारे पास रेप्लिकेशन या फिर हमारे पास जो नया चीज़ का फॉर्मेशन कराना चाहते हैं वो चीज़ें नहीं हो सकता है। यानी हमारे पास यहाँ पे तो समझ में आ रहा होगा कि ये चीज़ हमारे पास क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर। ट्रांसफॉर्मेशन सर जी एक बात बताइए, हमारे पास जो एक नया चीज़ बना रहे हैं, एक हमारे पास जीन्स को थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में बना रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? ट्रांसफॉर्म ही तो कर रहे हैं। तो दिस होल प्रोसीड्यूर इज सेड टू बी व्हाट? ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? अब हमारे पास क्लोनिंग साइट, आपको बता दिया कि वो साइट जहाँ पे हमारे पास क्लोनिंग कर सकते हैं, दैट इज व्हाट वी से क्लोनिंग साइट। हमारे पास रिकॉग्निशन साइट मैंने बता दिया आपको कि वो जहाँ पे हमारे पास रिकॉग्नाइज कर सकते हैं वो साइट को बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये वो हमारे पास जीन्स है जहाँ पे एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। अगर हमारे पास एंटीबायोटिक्स हमारे पास बॉडी से एंटीजेंस आते हैं तो हमारे पास उसको रेजिस्ट कर सकता है। अगर ये हमारे पास जीन्स ना हो तो वहाँ पर रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, जिसके डालने की वजह से वैसे सब्सटेंस है जिसके हमारे पास इंट्रोड्यूस करने की वजह से ही हमारे पास पूरा का पूरा क्या है, सिस्टम ही इनएक्टिवेट हो जाए, इनएक्टिवेट हो जाए, तो दैट इज व्हाट वी से इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्ट यानी इंसर्ट करने के एज ए रिजल्ट वो सिस्टम इनएक्टिवेट हो जाए, दैट इज व्हाट वी से इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इज दैट क्लियर? ट्यूमर सेल हमारे पास सर ये कैंसर के सेल को हमारे पास जब मास ऑफ सेल्स हमारे पास बन जाता है ना तो उसको बोलते हैं ट्यूमर सेल्स। और कैंसर सेल आपको जानते हैं नॉर्मल सेल से हमारे पास डिफरेंट होता है, इसमें हमारे पास कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लॉस रहता है, ये डिवाइड करता रिपीटेडली और अनलिमिटेडली हमारे पास डिवाइड करते जाता है, राइट?
दूसरी चीज़ हमारे पास बात कर देते हैं सरकार माइक्रो इंजेक्शन। अब हमारे पास बात करते हैं सर जी जो हमारे पास प्रोडक्ट बनाया उसको इंट्रोड्यूस करने की, होस्ट में इंट्रोड्यूस करने की बात करते हैं। तो होस्ट में इंट्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास माइक्रो इंजेक्शन, ये नहीं माइक्रोस्कोपिक लेवल का हमारे पास इंजेक्शन होता है, या फिर इसको हम लोग ये माइक्रो इंजेक्शन से हम क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियस में जाके इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारे पास ये चीज़ आपका चैप्टर में लास्ट से थोड़ा सा पहले हमारे पास ये चीज़ें दिया हुआ है माइक्रो इंजेक्शन, यानी कि ये हमारे पास क्या है मेथड, हमारे पास कैसे हम जो चीज़ें बनाए हैं वो एक होस्ट जो हमारे पास डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो डाल सकते हैं वहाँ पे। अगर आप में डालना है तो आप में कैसे डालेंगे, तो हमारे पास ये सिंपल सी बात है माइक्रो इंजेक्शन से डाल सकते हैं, या फिर बायोलिस्टिक या जीन गन। हमारे पास जीन गन क्या होता है, बम्बार्ड करा जाता है यहाँ पे, जो भी न्यूक्लियस के पास लेके जाकर वहाँ पे बम्बार्ड करा दिया, छोटा सा गन के तरह का स्ट्रक्चर होता है और ये चीज़ हमारे पास वहाँ पे डाला जाता है। यानी कि ये सारे के सारे चीज़ बात करते हैं सर जी, तो ये हमारे पास क्या है इंट्रोडक्शन करने का तरीका है। और दूसरी चीज़ हमारे पास सर जी लाइसोजाइम। सर जी एक बात बताइए, अगर हमारे पास हम एक बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर से, या फिर हमारे पास एनिमल के बॉडी के अंदर से, या फिर हमारे पास क्या बात करते हैं फंगी के बॉडी के अंदर से, या फिर हमारे पास प्लांट के बॉडी के अंदर से अगर हम डीएनए निकाल रहे हैं, तो डीएनए को अगर निकालना है, अगर हमारे पास इसके अंदर ये हमारे पास डीएनए है, ये हमारे पास डीएनए है, तो इसके बाहर में ऐसा थोड़े है कि डीएनए खुला रहेगा, ये ऐसे ऐसे पूरा का पूरा लेयर में रहेगा। तो सर जी इसके बाहर में हमारे पास सेल वॉल होता है, राइट, बैक्टीरिया में हमारे पास सेल वॉल होता है। तो ये सेल वॉल हमारे पास को तोड़ने के लिए हमारे पास कुछ खास तरह का इंजाइम्स की जरूरत होती है। तो वो इंजाइम्स कौन सा होगा तो की वजह से हमारे पास टूट जाए। जैसे हम ये सेल वॉल को तोड़ लेते हैं हम इजीली हमारे पास डीएनए ले सकते हैं। तो सेल वॉल को तोड़ने के लिए हमारे पास यहाँ पे बैक्टीरिया में लाइसोजाइम का इस्तेमाल होता है। एक एंजाइम होता है हमारे पास, ये आपको पता है लाइसोजाइम हमारे पास आंसू में भी पाया जाता है ना, तो ये चीज़ हमारे पास होता है। यानी कि बैक्टीरिया में हमारे पास क्या कर सकते हैं सर, लाइसोजाइम की मदद से हम डीएनए के ये क्या बोलते हैं सॉरी सेल वॉल को हमारे पास क्या कर सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास बात करते हैं, ये हमारे पास प्लांट में सेलुलोज से बना होता है सेल वॉल, तो उसको हमारे पास डिग्रेड करने के लिए, उसको डैमेज करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, रप्चर करने के लिए हमारे पास सेलुलेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। फंगी में हमारे पास काइटिन का बना होता है, इसलिए काइटिनेज का इस्तेमाल करेंगे। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास एक छोटे से ये स्ट्रक्चर को पूरा बड़ा सा हमारे पास चेन बनाते हैं पूरा का पूरा, राइट, और चेन बना करके हमारे पास पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नाम ही है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी एक छोटे से हिस्सा का बड़ा सा हिस्सा कैसे बनाना है। यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास 3 प्रोसेस में होता है, हमारे पास डीनेचुरेशन, एनीलिंग और हमारे पास एक तीसरा जोड़ देना, राइट। तो ये 3 प्रोसेस हमारे पास होता है इसमें, राइट। और एक चीज़ हमारे पास रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, यानी कि वो प्रोटीन जो हमारे पास जैसे हमारे पास डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए था उस तरह से हमारे पास रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है। अगर प्रोटीन को हम मॉडिफाई करके नया स्ट्रक्चर बना दिए तो दैट प्रोटीन इज सेड टू बी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। और बायोरिएक्टर हमारे पास जो भी हम प्रोडक्ट बनाए, अगर हम उसको लार्ज स्केल में बनाना है तो हम सर जी तासला गमला में तो बनाएंगे नहीं ना, तासला गमला में तो बनेगा नहीं, आपके कटोरा के बाबूजी का तो बनेगा नहीं। तो सिंपल सी बात है किस में बनेगा सर, एक बड़े बड़े हमारे पास ड्रम आते हैं हमारे पास, जिसको हम लोग बायोरिएक्टर के नाम से बोलते हैं। ये थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस और ये थाउजेंड्स ऑफ टन्स में हमारे पास ये चीज़ें बनती है, तो वो हमारे पास उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बायोरिएक्टर। तो ये चैप्टर हमारे पास अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। और इसके बाद अगर बात करेंगे तो इसका एप्लीकेशंस वाली बात करेंगे अब, एंड इट्स बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, उसका कीवर्ड से लेके आएंगे, बड़ा जल्दी ही लेके आएंगे। सो तब तक के लिए दुआ सलाम, वंदे मातरम, शुभ रात्रि, सवा खैर, खुदा हाफिज़, जय हिंद, वंदे मातरम।